आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, मतलब इंटीग्रेशन। मतलब सबसे पहली बात ये आती है कि इस टॉपिक को हमें पढ़ने की जरूरत क्यों है। ठीक है, अगर आप देखें तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मतलब डिफरेंशिएशन। ठीक है, मतलब क्या था इसके अंदर कि हम एक कॉन्सेंट्रेशन और रेट, अपने पास यहाँ टाइम है। ठीक है, और यहाँ हम मान लेते हैं जो रिएक्टेंट है वो प्रोसीड हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट में, तो यहाँ जाता है रिएक्टेंट, यहाँ तक कंप्लीट होता है और प्रोडक्ट बनना चालू है, मतलब यहाँ हम मानते हैं ये प्रोडक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे जो वो पोजीशन है जहाँ से इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो। ठीक है, कि जितना रिएक्टेंट, जहाँ से रिएक्टेंट खत्म हो चुका हो। ठीक है, अभी तक जो हम एग्जांपल कैरी करें, जैसे बूंदी से लड्डू बना रहे हैं तो बूंदी खत्म हो चुकी है, लड्डू बन गए हैं, प्रोडक्ट बन गया है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें अगर हमें डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मतलब क्या है कि हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या कोई मोमेंट के ऊपर हम रेट इक्वेशन निकाल सकते हैं कि वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है एक्चुअली। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कि इस मोमेंट से हमने जो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, घटिया सा एग्जांपल है कि हम बूंदी से लड्डू बना रहे हैं। बूंदी हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट, और लड्डू हमारे पास है प्रोडक्ट। अब यहाँ से हम बनाना चालू करते हैं। ठीक है, हम बना रहे हैं। ठीक है, मुझे ये जानना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी, मतलब हमारी बूंदी से लड्डू बनाने की स्पीड क्या थी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन का यूज करते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, टेंजेंट का यूज करते हैं और इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। इससे हमारे पास एक इस मोमेंट के ऊपर निकल के आ जाएगा कि इस मोमेंट के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी, कि रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट में जो कन्वर्ट हो रहा था, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा था उसकी स्पीड क्या थी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी। ठीक है, पर इसमें एक प्रॉब्लम है कि आप ये कह सकते हैं कि इस पूरे पॉइंट में, इस जहाँ से रिएक्टेंट बनना चालू है, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इसमें सेम रेट ऑफ रिएक्शन होगी? नहीं, वो स्लो भी होती है, वो फास्ट भी होती है, वो मॉडरेट भी होती है, वो हर टाइप से रिएक्ट करती है ना। हमारे पास जैसे कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है वो मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है ये, मतलब एक पॉइंट पर ही हमें बता सकता है कि उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। इसी कारण हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। इंटीग्रेशन क्या है कि इन सभी पॉइंट्स को लो, जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी रिएक्टेंट के सभी पॉइंट्स को लो और इंटीग्रेट कर दो, तो हमारे पास ओवरऑल एक रेट ऑफ रिएक्शन निकल के हमारे सामने आती है। दैट्स वाई हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल हम मतलब चीज़ों को अलग करने के लिए और इंटीग्रेशन कंबाइन करने के लिए। तो हम इस चीज़ को पूरा कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास रियल जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो निकल के, मतलब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास निकल के आ जाती है। ठीक है, तो हमारे पास ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, हमें पता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है उस पर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, हम अभी तक सब कुछ हमने देख चुके हैं। तो जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो हम कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए देखते हैं, हम अभी इसके अंदर फिलहाल हम 0 और 1 के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देख लेते हैं। ठीक है, टोटली डिफरेंट होगा क्योंकि डिफरेंशियल में हम डिफरेंशिएशन करते हैं और इंटीग्रेशन में हम इंटीग्रेशन करते हैं, दैट्स वाई टोटली डिफरेंट होगा। तो इसमें हम सबसे पहले 0 ऑर्डर के लिए देखते हैं। हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को 0 ऑर्डर के लिए देखते हैं। ठीक है, मतलब इसको हम 0 रेट इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। ठीक है, पता है हमें इसके बारे में। हमारे पास जो पहले इक्वेशन निकल के आई थी क्या थी वो, कि हम यहाँ पे रिएक्टेंट लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास रेट कांस्टेंट होता है के, और जो हमारे पास जो रिएक्टेंट होते हैं, जैसे 2 रिएक्टेंट मान लो, और ठीक है 2 रिएक्टेंट और उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उनका वो, मतलब एक पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर इनका कितना कॉन्सेंट्रेशन आपस में कोलाइड कर रहे हैं। हमने इससे पहले इसको समझ चुके हैं। ठीक है, तो इसको अब हम इसको नॉर्मल करते हैं 0 ऑर्डर के लिए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि हम रिएक्टेंट ले लेते हैं और पावर क्या है इसकी 0, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0। मतलब जो इसमें प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट है उसके मतलब उसके जो कॉन्सेंट्रेशन में है वो कोई कमी नहीं आएगी एक्चुअली, इसमें कोई अदर फैक्टर काम करेगा। चलो इसको बाद में से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करके देखते हैं, जो हमारे पास डिफरेंशियल में था इसका इंटीग्रेशन करके देखते हैं। ठीक है, हमें पता है कि किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है।
ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, माइनस टी आर डी टी के, और ये हो गया हमारे पास 1, ठीक है। अब इंटीग्रेशन के लिए हम इसको इस तरफ ले जाते हैं, डी आर, और चलो माइनस को भी इस तरफ ले जाते हैं, माइनस के आ डी टी, ठीक है। इंटीग्रेशन कर देते हैं, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाता है, आर। सिंपल, ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है। के कांस्टेंट है बाहर आएगा माइनस के साथ, ये हो जाएगा टाइम, और इधर एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं, मान लेते हैं हम आई उसको, ठीक है, कुछ भी मान लो, सी ए बी डी कुछ भी मान लो, हम यहाँ आई मान लेते हैं, बुक में भी आई दे रखा है हमें, तो हम आई मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आ गई, सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसको हम टाइम को इस तरफ ले गए, आर का आर हुआ, के टी आई, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो इसकी वैल्यू के लिए हम इसको हम एक टाइम पे डिपेंड करवाते हैं इसको। कैसे, हमारे जो स्टार्टिंग पॉइंट था, इनिशियल पोजीशन थी हमारे पास t0 पे, मतलब जब ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी एक्चुअली, ठीक है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या था, फुल था, ठीक है। मतलब वही अपना घटिया एग्जांपल लेते हैं कि बूंदी से लड्डू बना रहे हैं, ठीक है। और तो स्टार्टिंग में तो पूरा ही था ना वो, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन था वो फुल था। तो टाइम 0 पे हम मान लेते हैं जो कॉन्सेंट्रेशन था, जो रिएक्टेंट था वो आर नोट था, ठीक है। जो रिएक्टेंट था वो आर नोट था। ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं हम, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग क्योंकि हमें आई की वैल्यू चाहिए, कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, तो कांस्टेंट चीज लेंगे हम, सिंपल सी बात है। तो कांस्टेंट हमें क्या मिलेगा, हमें कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तो जो कॉन्सेंट्रेशन था, जितना भी हमारे पास वैल्यू में हमारे पास रिएक्टेंट था वो तो उतना ही था, ठीक है। प्रोडक्ट तो बनना चालू हुआ नहीं था, तो कांस्टेंट था, दैट्स वाई हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो हमारे पास ये आर नोट टी, जो हमारे पास टाइम था स्टार्टिंग में 0 था, मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तो 0 पे था, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, माइनस के इंटू 0 प्लस आई, तो जो हमारे पर ये आई है जो मतलब कांस्टेंट है हो जाएगा आर नोट, ठीक है। जो इसको हम कहेंगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जो कांस्टेंट है। कोई भी रिएक्शन होगी कहीं भी, चाहे कॉम्प्लेक्स हो चाहे कैसी भी रिएक्शन हो, तो उसका जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, वो तो उतना ही रहेगा। तो अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आर माइनस के टी प्लस आर नोट, ये हमारे पास 0 ऑर्डर के लिए एक रिएक्शन निकल के आ जाती है, ठीक है। ये हमारे पास 0 ऑर्डर के लिए एक रिएक्शन निकल के आ जाती है। इसमें हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आती है 0 ऑर्डर के लिए, ठीक है। अब इसको बाय ग्राफ शो करें तो हमारे पास क्या होता है, वो ग्राफ का y mx प्लस सी। तो अगर हम ग्राफ को इसमें शो करें, एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, एक तरफ टाइम लेते हैं, माइनस साइन है, माइनस मतलब डिक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, बूंदी से अगर हम लड्डू बना रहे हैं तो बूंदी कम ही हो रही है, ठीक है। तो माइनस साइन यही शो कर रहा है 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए कि डिक्लाइन होगा, डिक्रीज होगा, सिंपल सी बात है। और ये हमारे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और इसका जो स्लोप होगा वो होगा ये, तो हमारे पास स्लोप क्या है, माइनस के, ठीक है। इस सिंपल सा इसको बाय ग्राफ शो करने के लिए, अगर इसमें चाहे हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं, के को एक तरफ लिया हो, के टी को, और आर नोट माइनस आर कॉन्सेंट्रेशन, तो के इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर टी। तो इसको हम रेट कांस्टेंट को भी हम इसके 0 ऑर्डर रिएक्शन में निकाल सकते हैं, सिंपल। हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता है, कॉन्सेंट्रेशन एंड बाय टाइम, ठीक है। अब इसमें चलो ये तो नॉर्मल हमने इंटीग्रेशन इसको देख लिया, ठीक है। अब इसमें जो मेन बात आती है वो आती है कि हमारे पास जो 0 ऑर्डर रिएक्शन, इसका मतलब होता क्या है, ठीक है। 0 ऑर्डर रिएक्शन इसका मतलब ये बहुत ही अनकॉमन होती है, मतलब हमें कॉमन नहीं मिलती है, बहुत रेयर इक्वेशंस होती हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे हमारे पास ये अमोनिया गैस है, 0 ऑर्डर रिएक्शन मतलब कि कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। लेकिन 0 ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो सेम रहा, ठीक है। उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम है, मतलब जब उसके कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आता है या उसके कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, एक्चुअली ऐसे कह सकते हो कि 0 1 2 3,
ठीक है, हमारे पास क्या ऑर्डर रिएक्शन होती है, 0 1 2 3। 0 1 2 3 का मतलब कि कितने मॉलिक्यूल्स उस रिएक्शन, मतलब जो मान लो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब है उसके रिएक्टेंट में केवल एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब है कि उस रिएक्शन के अंदर जो भी रिएक्शन हम देख रहे हैं उसमें जो रिएक्टेंट हैं उसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, उससे रिएक्शन हो रही है और उससे हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। थर्ड नंबर की अगर ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास है, इसका मतलब उस रिएक्शन के अंदर जो तीन मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं या तीन पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक ही मोमेंट के ऊपर और उससे हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इसका मतलब, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब, इसका मतलब है इसमें कोई मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब कि उसके जो रिएक्टेंट है उसमें चाहे कितने भी मॉलिक्यूल क्यों ना हो उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। दैट्स वाई जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है बड़ी अनकॉमन होती है, कॉमन नहीं मिलती है हमें, रेयर मिलती है, रेयर इक्वेशंस होती हैं। तो इसमें होता क्या एक्चुअली, जैसे एक एग्जांपल हमारे पास है कि अमोनिया है और ये डाइनाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में हमें गैस के फॉर्म में मिल जाती है, लेकिन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसमें क्या करते हैं, हम प्लैटिनम कैटलिस्ट का यूज करते हैं। एक्चुअली इसके अंदर प्लैटिनम कैटलिस्ट का यूज करते हैं और इसको एक टेम्परेचर देते हैं हम 1130 की केल्विन का। इस पर क्या होता है, ये डायरेक्ट स्प्लिट हो जाता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस में। ठीक है, मतलब ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 0 1 2 3 का मतलब होता है कि कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्टेंट की। ठीक है, जैसे हम मान लो NaCl है प्लस H2O है, तो अगर इसको हम देखें तो इसके दो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन के अंदर, H2O का, NaCl का भी। ठीक है, H2O का, NaCl का, तो इससे हमें प्रोडक्ट मिलता है, मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ देखें तो इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ना इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, ये डायरेक्ट जैसे हमने प्लैटिनम कैटलिस्ट इसके अंदर डाला और इतना टेम्परेचर दिया वैसे ही डायरेक्ट स्प्लिट हो जाएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस में। दैट्स वाई जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो बड़ी अनकॉमन होती है। ठीक है, और अगर हम देखें जैसे जब मेटल सरफेस होते हैं, जो मेटल सरफेस होते हैं कई बार ये कन्वर्ट होते हैं एक्चुअली, कई बार ये जैसे उसमें डस्ट लग जाती है, रस्ट हो जाता है, एक्चुअली रस्टिंग हो जाती है उसके अंदर। क्यों होती है वो कि अदर और भी रीजन है, लेकिन काफ़ी मेटल सरफेस होते हैं। ठीक है, मेटल सरफेस होते हैं, इसमें एक्चुअली कैटलिस्ट का रोल आ जाता है। तो इसमें कुछ क्या करते हैं, एंजाइम होते हैं, एंजाइम, वायरस, बैक्टीरिया, एंजाइम टाइप। ठीक है, ये करते हैं इसकी रिएक्शन को, मतलब इसके कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, ये जितना है उतना ही रहेगा, पर ये जो कैटलिस्ट की फॉर्म में कोई आया और इसको प्रोडक्ट में चेंज कर देगा। मतलब जैसे लोहे पे जंग लगना, तो अगर हम देखें जो आयरन होता है वो वैसे ही रहता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन भी वैसे ही रहता है नहीं, लेकिन उसमें तो हम ऑक्सीजन का रोल आता है एक्चुअली नहीं, काफ़ी अदर मेटल सरफेसेस होते हैं। ठीक है, काफ़ी अदर मेटल सरफेसेस होते हैं जो मतलब नॉर्मल रहते हैं, और जैसे उससे कोई एंजाइम रिएक्ट करता है वो अपना रूप चेंज हो जाता है उनका एक्चुअली। ठीक है, उनकी शेप, डिजाइन सब चेंज हो जाती है, लेकिन उन्होंने कभी पार्टिसिपेट किया ही नहीं, वो काम किसने किया, कैटलिस्ट ने, वो एंजाइम्स ने वो काम किया। ठीक है, दैट्स वाई ये बहुत अनकॉमन होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सिंपल सी बात है, कोई भी रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट को आपस में रिएक्ट करना होना ज़रूरी है। ठीक है, कुछ ना कुछ हो इसके अंदर, लेकिन ये इसके अंदर नहीं होता, इसका कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, और ये हमें ऐसे मिलता है प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, इसमें हमारे पास नेक्स्ट आता है, वो हमारे पास आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट रेट इक्वेशन भी कह सकते हो, सॉरी इक्वेशन नॉट रिएक्शन, सॉरी इक्वेशन। ठीक है, सिंपल सा वही वापस हम अपना इक्वेशन पुट करते हैं कि रिएक्टेंट उसका कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट, तो माइनस BR dt, ये क्या हो जाएगा, KR, हम चेंज करते हैं DR, इस तरफ ले आते हैं और इसको इस तरफ KDT, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो DR/R क्या होता है, log R। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस K कांस्टेंट है, माइनस कांस्टेंट है KT, प्लस एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन के लिए एक कांस्टेंट हम यूज करते हैं
ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए जो हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए थी, सेम कर लेते हैं, वही टाइम जीरो पे जो रेट ऑफ रिएक्टेंट था कितना था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था जो स्टार्टिंग में था, तो हम उसको आर नोट मान लेते हैं, वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो log आर नोट टाइम जीरो था, टाइम जीरो पे देख रहे हैं हम आई, तो हमारे पास आई की वैल्यू क्या आ गई कांस्टेंट की, log आर नोट, log आर नोट हमारे पास वैल्यू आई। अब इसको इसी क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, इसको इसमें पुट करके देखते हैं, तो हमारे पास log आर और माइनस के टी, आई की वैल्यू रख देते हैं log आर नोट। सिंपल इक्वेशन, सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक है। इसको इस तरफ ला सकते हैं, तो इसको हम log आर नोट लिख सकते हैं और log आर कर सकते हैं, क्योंकि हमें माइनस साइन हटाना हो तो, के टी हटाना हो तो, ठीक है ना, जरूरी नहीं है हटाना ही है, हटाना हो तो, ठीक है। या सिंपल सा हम इसको, या अगर नॉर्मल लिखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log आर नोट माइनस के टी। बस इस माइनस साइन को हटाने के लिए, इनको उल्टा कर दिया, एक्चुअली कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका अगर हम ग्राफ देखें, इसका हम ग्राफ देखें, तो अगर हम ग्राफ देखें log जो हमारे पास ये है आर नोट बाई आर, ठीक है, टाइम के रिलेटेड देख रहे हैं कि इसमें कितना चेंज आएगा टाइम के साथ, तो देखें तो हमारे पास यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस नहीं है। अगर इस रिएक्शन को हम देखें वाई एम एक्स प्लस सी, ये हमारे पास ग्राफ के लिए होता है, ठीक है। हम इसके लिए, इसके और टाइम से रिलेटेड हम देख रहे हैं कि क्या फ़र्क आएगा कॉन्सेंट्रेशन में, या क्या स्लोप आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे प्लस है, तो जो हमारी रिएक्शन है वो पॉजिटिव में जाएगी, ठीक है। स्लोप क्या होगा हमारे पास, के। नेचुरल लॉग को हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं, तो नेचुरल लॉग को जब हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 2.0303 से, ठीक है। तो इसको हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे log 2.303 log आर नोट अपॉन आर, ठीक है। जब हम log में कन्वर्ट करते, नेचुरल रो को हम जब log में कन्वर्ट करते हैं तो हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, के टी। इसको इधर ले आते हैं 2.303, तो हमारे पास जो अगर स्लोप देखें, अगर हम log में लेते हैं इसको, अगर इसको हम log में लेते हैं तो हमारे पास स्लोप क्या आ जाएगा इसका, के अपॉन 2.03, ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक है। तो हमारे पास ये स्लोप इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या फाइनली हमारे पास जीरो और वन ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास क्या इंटीग्रेशन निकल के आया। जीरो ऑर्डर के लिए देखें तो हमारे पास आर था सिंपल माइनस के टी प्लस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनके बीच में हमने निकाला था। और अगर इसमें हम ओनली के की वैल्यू लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरफ आर नोट माइनस आर टी। तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट करके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था, कॉन्सेंट्रेशन बाकी कितना है अपॉन टाइम, इसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं रेट कांस्टेंट की। और अगर हम इसकी बात करें अपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो हमारे पास क्या था, आर नोट अपॉन आर, ठीक है, और यहाँ पर के टी, ठीक है, और 2 हमारे पास ये निकल के आया था। तो अगर हम ओनली के की वैल्यू निकालना चाहें तो सिंपल सा हम इसको 2.t log आर नोट अपॉन आर, तो हम फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। हमारे पास इस कंडीशन में हम इसकी जब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो और जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो तो उसका हम इनका यूज़ करके उसका रेट कांस्टेंट, उसका कॉन्सेंट्रेशन हम इसका निकाल सकते हैं। अगर हम इसी चीज़ को गैस फेस रिएक्शन के लिए देखें, ठीक है, इसी चीज़ को हम गैस फेस रिएक्शन के लिए देखें, मतलब किस पे डिपेंड कर रहा था, ये कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, तो कहीं ना कहीं प्रेशर पे भी डिपेंड करता है ये, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है जो प्रेशर पे डिपेंड करता है, तो प्रेशर का हमारे पास कौन से रिएक्टेंट में आता है, हमारे पास प्रेशर का रोल कहाँ आता है, गैसेस में, ठीक है। तो अगर हम इसका गैसेस में रोल देखें, ठीक है, तो हमारे पास मान लो हमारे पास ये रिएक्टेंट है और ये हमारे पास प्रेशर है, ठीक है। तो अगर हम इसका गैसेस में रोल देखें, ठीक है, तो हमारे पास मान लो हमारे पास ये रिएक्टेंट है और ये हमारे पास प्रेशर है, ठीक है। तो अगर हम इसका गैसेस में रोल देखें, ठीक है, तो हमारे पास मान लो हमारे पास ये रिएक्टेंट है और
और इससे हमारे पास कुछ ये प्रोडक्ट मिले, ठीक है। तो जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो मान लेते हैं इसका पी आई है, जो स्टार्टिंग में जो इसका कॉन्सेंट्रेशन था एक्चुअली, ठीक है, वो मान लेते हैं हम इसका जो है पी आई कॉन्सेंट्रेशन है। और जो प्रोडक्ट है वो तो कुछ बना ही नहीं, क्योंकि हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मान लेते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल प्रेशर, सॉरी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे या इनिशियल पोजीशन पे क्या प्रेशर है, ठीक है। कुछ टाइम निकलने के बाद देखते हैं, कुछ टाइम निकलने के बाद कि कुछ प्रेशर इसमें कम हुआ है, ठीक है, कुछ टाइम निकलने के बाद तो कुछ प्रेशर इसमें से कम हुआ है, और इसका मान लेते प्रेशर कुछ हमारे पास एक्स फॉर्म में आया है, ठीक है, पीटी। तो हम इसको पी ए, इसका ए का प्रेशर, बी का प्रेशर एंड सी का प्रेशर, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद हमारे पास क्या प्रेशर निकल के आया, पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो पी पाई प्लस एक्स, सिंपल। अगर इसमें हम x की निकाले तो पी टी माइनस पी आई, हमारे पास x की वैल्यू आ गई, सिंपल। देखो वापस शुरू से देखते हैं, कुछ नहीं है, नॉर्मल सी एक इक्वेशन है जो गैस फॉर्म है, इसमें हम प्रेशर देखेंगे। तो मान लेते हैं जो हमारे पास रिएक्टेंट है, इसका जो इनिशियल जो प्रेशर है वो पी आई है, ठीक है। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो उसका कुछ स्टार्टिंग में जो प्रेशर है कुछ नहीं होगा वो, ठीक है, कुछ मतलब उस जो रिएक्टेंट है उनका कुछ प्रेशर होगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है। और इनको हम, क्योंकि प्रोडक्ट अभी बनाए तो 0 कुछ टाइम निकलने के बाद इसका प्रेशर जो है थोड़ा सा घटेगा, जैसे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है, और वैसे इनका भी कुछ प्रेशर होना चालू होगा। तो हम इसको पीटी मान लेते हैं, पीटी। तो हम क्या आ जाएगा, इसका इक्वल करें तो प्लस पी आई प्लस एक्स की वैल्यू निकाली हमने नहीं है। अब इसे हम ए की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, हमारे पास ए की, तो हम पी ए की वैल्यू निकालें तो पी माइनस एक्स, तो पी आई ये वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस पी टी माइनस पी आई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पी आई माइनस पी टी, ये हमारे पास आ गई आफ्टर थोड़े टाइम के बाद कॉन्सेंट्रेशन की। अब इसी को हम जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने इंटीग्रेशन का निकाला था उसमें पुट कर देते हैं इसको हम। तो गैस फेस के लिए भी हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल सकते हैं। अब इसी वैल्यू का अगर हम इसमें पुट करें, हमारे पास क्या था, रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी, के 2.303 अपॉन टी, ठीक है, लॉग ऊपर क्या था, जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था, ठीक है, जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो हमारे पास इसमें क्या है, प्रेशर में इनिशियल प्रेशर हमारे पास पी आई था, ठीक है। और हम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं, मतलब रिएक्टेंट का प्रेशर देख रहे हैं। तो रिएक्टेंट का प्रेशर क्या था थोड़े टाइम बाद, पी ए मान लेते हैं, सिंपल। तो इसके लिए अगर हम रेट कांस्टेंट की बात करें तो बस इसमें कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर दो, लॉग, ये तो इनिशियल है, और ये हम हमारे पास पी ए, तो हमारे पास क्या है इसकी वैल्यू 2 पी आई प्लस पी टी, सिंपल मैथमेटिक है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसके अंदर। ये बस एक गैस इक्वेशंस के लिए है। गैस इक्वेशन की जब बात आती है, गैस रिएक्शंस की जब बात आती है, तो उसमें प्रेशर का रोल आ जाता है। तो बस इसमें हमने प्रेशर पुट कर दिया और कुछ भी नहीं किया। हम उससे पहले जो फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, वो हम कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे थे, लेकिन हम गैस फेज की बात करें तो हम यहाँ पे प्रेशर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल बस ये हम इसमें हम प्रेशर के लिए भी या गैस इक्वेशंस के लिए भी गैस रिएक्शंस के लिए भी हम रेट कांस्टेंट ऐसे निकाल सकते हैं। सिंपल इक्वेशन, सिंपल मैथमेटिक। इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो हमारे पास आता है हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन है हमारे पास, जो रिएक्टेंट है जो उसका कॉन्सेंट्रेशन है वो कब हाफ हो गया, बस वो उसकी हाफ लाइफ होगी। जैसे हम वही बता रहा हूँ वापस, वो घटिया एग्जाम्पल लेते हैं अपना कि बूंदी से लड्डू बना रहे हैं, ठीक है। अगर उससे हाफ बूंदी जो है वो कंप्लीट हो जाए तो उसकी हाफ लाइफ हो गई, ठीक है। उसका जो कॉन्सेंट्रेशन अगर हाफ हो जाए तो हाफ लाइफ हो गई। तो अगर हम जीरो ऑर्डर के लिए देखें तो जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, के आर नॉट माइनस आर, और टाइम क्या था टी। तो यहाँ पे टाइम क्या है हाफ, तो हम इसको हाफ ले लेते हैं, टाइम को हमें ये तो चाहिए, इसको हाफ ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है,
और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है, ठीक है, तो हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन ये है हाफ टाइम पे, ये हाफ हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो ये हमारे पास जो R है उसको हम R0/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो गया, लेकिन हम हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं, तो जो ये कॉन्सेंट्रेशन है हाफ हो जाएगा इसका, उसका जो ये क्या है, जब स्टार्टिंग में जब हमारे पास पूरी परात में बूंदी है, ठीक है, ये वो है, माइनस ये कॉन्सेंट्रेशन है। हम कौन सा कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं, हम इस पर्टिकुलर मोमेंट का कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं, हाफ टाइम का। तो जब बूंदी हाफ रह जाएगी, तो इसका मतलब जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था उसका हाफ हो गया, तो इसको हम R0/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट अगर हम बात करें R0 - R0/2, और ये हमारे पास नीचे हाफ, तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं। T हाफ इस तरफ ले आते हैं, K इस तरफ ले जाते हैं, तो हमारे पास अगर देखें तो R0/2 होना चाहिए, ठीक है। R0, हाँ R0/2, ठीक है। ये हमारे पास होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ टाइम, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रखो /2 K भी है 2K, ठीक है। ये हमारे पास हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ टाइम होता है वो कितना होता है, कुछ नहीं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू रखो यहाँ पे, निकल के हमारे पास आ जाएगा। इसका मतलब है जो ऐसी रिएक्शन होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होती है, उसमें जो टाइम है ना, वो उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है कि उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, R0 की, ठीक है। अब इसका फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन होती है उसका हाफ टाइम लिख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन निकल के आई थी, log R0/R KT, ठीक है। 2 ये हमारे पास इक्वेशन था, हम K की निकाल लेते हैं, सिंपल सा है। तो K को हम इस तरफ ले जाते हैं, तो हमारे पास ये निकल के आ जाता है log R0/R, ठीक है, सिंपल। ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आई थी। तो हम T हाफ की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो क्या होगा, R0 हमारे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, और यहाँ पे भी R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R0/2, क्योंकि हम हाफ टाइम की बात कर रहे हैं। तो हाफ टाइम के बाद जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन उसका तो हाफ होगा ना, ठीक है, मतलब जो बूंदी है वो हाफ रह जाएगी, तो R0/2 हो गया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से। तो K 2.03 बाई T हाफ, ये हो जाएगा log R0, R क्या हो जाएगा, R0/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। तो जब इसको सोल्व करते हैं, ये कट गया, जब 2 ऊपर गया तो log 2.0, इसकी जो हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू 0.693 के समथिंग आती है, K इधर आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसके फॉर्म में आएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ टाइम होता है वो निकल के हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अगर इसमें नोटिस करने वाली बात है, जब हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखा था, तो उसमें जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उस पर डिपेंड करता है हाफ टाइम, उस रिएक्शन का जो हाफ टाइम है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखो कोई R0 नहीं है, कोई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट होता है जो उसका हाफ टाइम होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो हमारे पास आता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या मतलब होता है इसके अंदर, धोखा कह सकते हैं हम इसको एक्चुअली, कि कोई रिएक्शन को हम देख के कहते हैं कि यार ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। हम कोई रिएक्शन को हमने देखा और हमने देखा कि इसमें 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कर रहे होंगे, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है एक्चुअली, ठीक है। मतलब लगता कुछ हो रहा है लेकिन होती कुछ और है, ऐसे कह सकते हैं। मतलब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है लेकिन हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन रियल में वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो इस टाइप का जो रिएक्शन होती है उसको हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं एक्चुअली, ठीक है। मतलब जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, उसको देख लेते हैं। अगर इसको हम देखें तो हमें लगेगा कि ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट के, ये आपस में रिएक्ट करेंगे, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर रिएक्ट करेंगे, पर इसमें होता, तो हम इसको कहते हैं कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है कि 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कर रहे हैं, पर एक्चुअली इसमें होता नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो H2 है ना, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो सेम रहता है, ठीक है।
इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम रहता है। इसका मतलब जो कि अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन सेम रहता है मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब इसका जो रिएक्टेंट है वो डिक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है, इसका जो रिएक्टेंट है वो डिक्रीज नहीं हो रहा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन सेम है। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो ये कैसे भी हमारे पास क्या रिएक्शन थी, हम ऐसे यूज करते थे, ठीक है, डी टी के, यहाँ पे CH3CO C2H5, इसका हम 1 मान लेते हैं, और H2O का जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, जो मॉलिक्यूल्स कॉन्सेंट्रेशन है वो 0 है, मतलब इसका सेम है, तो हम इसको 0 मानेंगे, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब इसके अंदर 2 नहीं, केवल एक इथाइल एसीटेट ही केवल इसके अंदर रिएक्ट कर रहा है, कर तो H2O के साथ कर रहा है, लेकिन इसका वक्त के साथ, टाइम के साथ इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन H2O का नहीं हो रहा है, ये सेम है, इसका कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो ऐसी जो रिएक्शन होती है इसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, कि इसके अंदर देखो एक ही, जैसे ये नेक्स्ट देख लो, हमारे पास शुगर केन है, ठीक है, शुगर कह सकते हैं, H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है और हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन रहा है, ठीक है। इसमें भी क्या हो रहा है कि इसके अंदर भी सेम ही है, कि जो ये है इसका कॉन्सेंट्रेशन सेम है, ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन सेम है, बस इसका चेंज हो रहा है, इसका सेम है, इसका चेंज हो रहा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के रेट ऑफ रिएक्शन, या हम इसको रेट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं, कि केवल ये चेंज हो रहा है, जो शुगर केन है केवल ये चेंज हो रहा है, H2O चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब अगर हम और डीप में जाएं, और डीप में जाए तो क्या हो रहा है, ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड, कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको देख के लगता है कि ये इसमें दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, लेकिन हम मॉलिक्यूल लेवल पे जाते हैं तो क्या हो रहा है, एक इसका मॉलिक्यूल है, एक इसका मॉलिक्यूल है, ठीक है, लेकिन ये कांस्टेंट है, ये सेम है। हो क्या रहा है, केवल ये ही चेंज हो रहा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन ही डिक्रीज हो रहा है, ये सेम है, जो वाटर मॉलिक्यूल है ये सेम है, इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज नहीं हो रहा। तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होता जा रहा है, रिएक्ट कर रहे हैं बना रहा है, रिएक्ट कर रहे हैं बना रहा है, तो केवल इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। जब एटॉमिक लेवल पे जाते हैं ना, तो वहाँ जब देखें तो हम देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन जब एक पर्टिकुलर मोमेंट पे या क्या कॉन्सेंट्रेशन में चेंज कितना आ रहा है उसमें, लेकिन इसका कोई चेंज नहीं आ रहा। जब ऐसी कुछ रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक में कोई चेंज नहीं आता है और एक में आ रहा है, तो इसलिए हमें लगती है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, पर है फर्स्ट ऑर्डर। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना कि सेकंड ऑर्डर मतलब ये कांस्टेंट क्यों है, ठीक है। देखो कुछ रिएक्शन होते हैं जिसमें इनमें कोई डिक्रीज नहीं होता, इनका कॉन्सेंट्रेशन में कोई डिक्रीज नहीं होता, इनका एक जो सेम है बस वही रिएक्ट करता रहता है। लेकिन जैसे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है, अगर उसमें होता तो इसका कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज होता है एक्चुअली। ये रिएक्ट करते कुछ बनाते, फिर ये रिएक्ट करते कुछ बनाते, ये रिएक्ट करते कुछ बनाते, ये रिएक्ट करते कुछ बनाते, तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है। कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज होगा तभी प्रोडक्ट बनेगा, और उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन से समझते हैं, कॉन्सेंट्रेशन से। लेकिन कुछ रिएक्शन होते हैं जिसमें नहीं होता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेट नहीं, सिंपल है, बस आई थिंक बताने शायद मोर कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, लेकिन सिंपल है, ठीक है। सारा खेल है कॉन्सेंट्रेशन का, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है, और अगर कॉन्सेंट्रेशन ही चेंज नहीं हो रहा तो उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी चेंज नहीं होगी। तो दैट्स वाई इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन हम इसको 0 मानते हैं, और इसकी केवल कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, दैट्स वाई हम इसकी रेट ऑफ रिएक्शन 1 है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है एक्चुअली, ठीक है। इसीलिए हम इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने इस टॉपिक में जो देखा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में जो हमने देखा है वो केवल मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं, ठीक है। इसी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, आएंगे भी एक्चुअली, तो केवल सिंपल मैथमेटिक और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, कॉम्प्लिकेट नहीं, सिंपल मैथमेटिक है।